ठीक है, सो हॉटस्पॉट्स क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। सो द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दिस टर्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड बाय नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स ने इस टर्म को सबसे पहले मेंशन किया था जब उन्होंने कुछ जगहों के बारे में स्टडी किया था और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये जो भी जगह है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है, बट ये थ्रेटन्ड जगह है, मतलब कि किसी टाइप के रिस्क पे है। सो अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज़ अ बायोजियोग्राफिकल रीजन with significant levels of biodiversity and threatened by human habitation। तो एक हॉटस्पॉट यानी कि ऐसे कोई भी जगह जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है, ठीक है, वर्ल्ड के किसी भी रीजन में है, विथ सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, चाहे प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, या फिर बर्ड्स की बात करें, किसी भी टाइप के स्पीशीज़ की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत है। एंड बट दिस एरिया इज़ थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन हैबिटेशन, बट ये जो एरिया है ये थ्रेटन्ड है सिर्फ ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से नहीं, बट बहुत सारी रीजंस की वजह से ये जो भी एरिया है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिस्क पे है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ हॉटस्पॉट। So basically this is a place which needs immediate and constant attention to survive and thrive in the future। तो ये एक ऐसी जगह है जिसको constant attention चाहिए, मतलब हर वक्त इस जगह का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इसकी जो स्पीशीज़ है वो कम ना हो जाए या फिर आगे पीछे ना हो जाए, और जिसकी वजह से पूरा जो एक चेन होता है, फूड चेन होता है, वो ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए ये ऐसी जगह है जहाँ पे कांस्टेंट अटेंशन देना पड़ सकता है ताकि ये जो भी स्पीशीज़ है, ये जो भी बायोडाइवर्सिटी है, ये फ्यूचर में भी इसी तरीके से रहे। सो देन लेट अस अंडरस्टैंड वन टर्म विच इज़ कॉल्ड इकोरीजन्स। Ecoregions represent the original distribution of distinct assemblages of species and communities। अब ecoregions भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ और कम्युनिटीज़ एक साथ मिलके रहती है। उनका ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक्चुअल ओरिजिन उनका जहाँ से होता है, वो जो भी जगह है उसको इकोरीजन्स बोलते हैं। सो इकोरीजन्स जो है वो बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि हॉटस्पॉट की कंपैरिजन में इकोरीजन्स जो है वो काफ़ी बड़े एरिया में होता है, काफ़ी ह्यूज लैंड एरिया या वाटर एरिया कवर करता है, तो उसको इकोरीजन्स बोलते हैं। सो देर आर 100 इकोरीजन्स। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है, 100 नहीं होगा, दिस इज़ मोर। सो ज़्यादा ही इकोरीजन्स है जिसमें से ऑफ दिस 200 हैव रिचेस्ट, रेयरेस्ट एंड मोस्ट डिस्टिंक्टिव नेचुरल एरियाज। तो इनमें से जो 200 इकोरीजन्स है ये सबसे रिच है, मतलब रिच इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनकी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे रेयर स्पीशीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, एंड सबसे अलग टाइप के नेचुरल एरियाज़ ये होते हैं, मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम और जो भी एनवायरनमेंट है वो टोटली अलग होता है। तो ऐसी जो 200 इकोरीजन्स है इनको नाम दिया गया था ग्लोबल 200। सो दिस ग्लोबल 200 is a term which was given by वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एज द प्रायोरिटीज़ फॉर कंजर्वेशन। तो ये जो टर्म था ग्लोबल 200 ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने दिया था। ये ग्लोबल 200 टर्म इसलिए दिया था ताकि इससे हम बता सकें कि ये ऐसे रीजन्स हैं जिनमें कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन जगहों को देनी है। सो इकोरीजन्स इज़ defined as a relatively large unit of land or water containing a characteristic set of natural communities that share a large majority of their species dynamics and environmental conditions। तो जैसे मैंने कहा इकोरीजन जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है किसी भी लैंड या वाटर का, जिसमें सारी ही नेचुरल कम्युनिटीज़ प्रेजेंट होती है जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शेयर करती है हर एक स्पीशीज़, और वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस उनके अपने खुद के अलग से होते हैं। सो इकोरीजन्स में से ही हॉटस्पॉट्स बनते हैं,
तो इको रीजन्स जो है उसमें अराउंड द वर्ल्ड देर आर 36 हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम हॉटस्पॉट्स देखने जाएं, हॉटस्पॉट्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है पर वो थ्रेटन्ड है, तो ऐसे जो हॉटस्पॉट्स है, ऐसे टोटल 36 हॉटस्पॉट्स है वर्ल्ड में। सो 36 हॉटस्पॉट्स है, लेकिन ये जो 36 हॉटस्पॉट्स है ये पूरे अर्थ के लैंड सरफेस का सिर्फ 2.5% है। सो पूरे अर्थ में जितना भी लैंड सरफेस है उसमें से 2.5% ये हॉटस्पॉट्स लेते हैं। बट बाय वन एस्टिमेट, डिस्पाइट कंप्राइजिंग 2.5% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस, the forest, wetland and other ecosystems in hotspots accounts for 35% of the ecosystem services that vulnerable human population depend on। तो भले ही ये पूरे अर्थ का सिर्फ 2.5% लैंड सरफेस लेती है, बट स्टिल 35% ऑफ जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज है, मतलब कि इकोसिस्टम जो भी सर्विसेज हमको देता है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन देना है, ठीक है, जैसे कि जो भी वुड प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, तो जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज है वो दैट अकाउंट्स फॉर 35% फ्रॉम ओनली दिस 2.5%। ये जो 2.5% लैंड हॉटस्पॉट्स ने लेके रखा है, ये 2.5% लैंड में से ही हमको 35% इकोसिस्टम सर्विसेज मिल जाती है, जिस पे पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन डिपेंडेंट होता है। और इसीलिए भले ही ये 2.5% लैंड सरफेस लेते हैं तो भी इनका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज हमको दे रहे हैं। सो एनी कंट्री दैट हैज़ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ दिस हॉटस्पॉट्स आर कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी नेशन। तो ऐसा कोई भी कंट्री जिसमें बहुत सारे ज़्यादा नंबर में हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट है, बहुत बड़े बड़े हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा नंबर में हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट है, तो उसको मेगा डाइवर्सिटी नेशन कहा जाता है। So the point to understand is कि the rate at which extinction is occurring is obscure in our country। मतलब हमारे कंट्री में, इनफैक्ट कोई भी कंट्री में जिस तरीके से एक्सटिंक्शन हो रहा है, एक्सटिंक्शन इन द सेंस कि जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो पूरे वाइल्ड में से ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वाइल्ड में से पूरे ऑर्गेनिज़म्स ख़त्म हो रहे हैं, तो उनका कोई लास्ट उनका ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर अब आगे वो ऑर्गेनिज़म हमें कभी दिखेगा ही नहीं, राइट। तो क्योंकि जिस तरीके से रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ रहा है, राइट, सो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज़ हाई एंड हेंस वाइल्डरनेस एरियाज आर श्रिंकिंग रैपिडली। क्योंकि रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाइल्डरनेस एरिया यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, बिकॉज एक्सटिंक्शन रेट जो है वो अलग अलग रीजंस की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। सो जो मैंने कहा कि वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट्स है, सो दीज आर द 36 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में प्रेजेंट है। दैट इज़ अमेरिका में प्रेजेंट है, अफ्रीका के काफ़ी सारी जगह है, ठीक है, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, एशिया की काफ़ी सारी जगह है जिसमें इंडिया भी आ जाता है, बट इंडिया अलग से कंट्री है, बट एशिया जो है वो कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे एज इन कॉन्टिनेंट मेंशन किया है, ठीक है। तो एशिया में इंडिया भी आ जाता है हॉटस्पॉट्स में। देन एशिया पैसिफिक जो भी रीजन है, अमेरिका का रीजन है, ये सब में काफ़ी सारे हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे जो लिस्ट बताया है दैट इज़ सेम इज़ डिपिक्टेड हियर इन द मैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बताया है दैट हैज़ बीन शोन हियर इन द मैप इन द फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो ये कलर्ड रीजन है, दीज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, राइट। सो इंडिया इज़ समवेयर हियर। सो दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, बट हमारे लिए फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़
कि हॉटस्पॉट्स जो है वो इंडिया में कौन से हैं वो हमारे लिए फ़िलहाल समझना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो इज़ दिस मच क्लियर? Yes, ma'am. अब हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी जगह जो है वो हॉटस्पॉट है कि नहीं है, ये हम कैसे बोल सकते हैं? सो फॉर दैट अ रीजन हैज़ टू फुलफिल 2 क्राइटेरियाज। किसी भी रीजन को 2 क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ती है टू बी कॉल्ड एज अ हॉटस्पॉट। नाउ व्हाट आर दिस क्राइटेरियाज? इट शुड हैव 1500 और 0.5% और मोर स्पीशीज़ ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स एज एंडेमिक। कहने का मतलब ये है कि इस जगह में जिसको हम हॉटस्पॉट बोल रहे हैं उसमें कम से कम 1500 स्पीशीज़ वेस्क्यूलर प्लांट्स के होने चाहिए, मतलब कि एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स होने चाहिए टू अ काउंट ऑफ 1500। और ये जो 1500 स्पीशीज़ है ये एंडेमिक होने चाहिए। एंडेमिक का मतलब होता है कि ऐसे स्पीशीज़ जो सिर्फ़ और सिर्फ उसी जगह में पाए जाते हैं, अब वो चाहे प्लांट स्पीशीज़ हो चाहे एनिमल स्पीशीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया क्या है? इट शुड हैव 1500 स्पीशीज़ ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स एज एंडेमिक, मतलब ये जितने भी प्लांट्स हैं ये एंडेमिक होने चाहिए, उसी जगह में पाए जाने वाले प्लांट्स होने चाहिए। सो दिस मीन्स दैट वहाँ पे ऐसे प्लांट लाइफ होने चाहिए विच इज़ नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स ऑन द प्लैनेट। पूरे प्लैनेट में हमें वो प्लांट्स और कहीं नहीं मिलते, उसी जगह में मिलते हैं, तो हम उसको एंडेमिक प्लांट गिन सकते हैं। सो ऐसे एंडेमिक प्लांट्स का काउंट 1500 होना चाहिए उस जगह में। और ये 0.5% का मतलब है कि 0.5% ऑफ द प्लांट प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का 0.5%, बट उस जगह में उसका काउंट आता है 1500। सो इट कुड बी 0.5% और अ लिटल मोर देन 0.5% ऑफ द टोटल वेस्क्यूलर प्लांट्स प्रेजेंट ऑन इन द वर्ल्ड। एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज इट शुड हैव लॉस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। तो एक एरिया को हॉटस्पॉट में तब रखते हैं जब उस ओरिजिनल जगह के, उस ओरिजिनल हैबिटेट के कम से कम 70% या तो उससे ज़्यादा हैबिट जो भी स्पीशीज़ है वो लॉस्ट हो चुकी है, तब उसको हॉटस्पॉट में रख सकते हैं। इसका मतलब ये कि ओनली 30% ओरिजिनल वेजिटेशन इज़ रिमेनिंग, मतलब ये जगह ऐसी है जहाँ पे सिर्फ 30% ओरिजिनल वेजिटेशन प्रेजेंट है, बाकी उसका जो एक्चुअल 70% वेजिटेशन जो है वो पूरी तरह लॉस्ट हो चुका है, वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उसको हॉटस्पॉट में इंक्लूड करते हैं। सो अ हॉटस्पॉट इज़ एनी रीजन जहाँ पे 1500 वेस्क्यूलर प्लांट्स होने चाहिए जो उस जगह के एंडेमिक हो, एंड इट शुड हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेजिटेशन। तो सिर्फ 30% ओरिजिनल वेजिटेशन प्रेजेंट होता है। सो अब हमको ऐसा लगेगा कि 30% यानी कि दिस इज़ वेरी लेस, बट एक हॉटस्पॉट का 30% भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स होता है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज़, ठीक है। 30% लिखा है तो भी वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स है, बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ उसमें प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू दूसरे जो भी एरियाज़ होते हैं उसकी कंपैरिजन में। सो इंडिया में जो हॉटस्पॉट्स है, सो इंडिया हैज़ 4 हॉटस्पॉट्स रीजन। इंडिया में 4 हॉटस्पॉट रीजन्स देखे जा सकते हैं। These are the Himalayas, the Western Ghats, the Indo-Burma region and the Sundaland, और जिसको निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हम बोलते हैं। सो विद दिस फिगर वी कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि इंडिया के कौन से पार्ट्स में हॉटस्पॉट्स देखे जाते हैं। सो द वेरी फर्स्ट हिमालयाज इज़ ओवर हियर टॉप पे, हमको पता है, ठीक है। ऊपर का जो रीजन होता है दैट इज़ टूवर्ड्स द नॉर्थ, दिस इज़ हिमालयाज, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हॉटस्पॉट्स हैं। देन द वेस्टर्न घाट्स, यानी कि ये वेस्ट वाला एरिया, इंडिया के वेस्ट में जो भी कोस्टल लाइन पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। देन इज़ द इंडो बर्मा रीजन, यानी कि ये वाला रीजन, राइट।
ये हर एक रीजन को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा, बट फॉर नाउ आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि हिमालयाज़ जो है वो नॉर्दर्न रीजन्स में है, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में है, फिर इंडो बर्मा रीजन जो है वो ईस्ट की तरफ आता है, नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं, अ लिटल टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड द सुंडालैंड यानी कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसको हम अंडमान निकोबार बोलते हैं वो यहाँ पे आता है, ठीक है। सो दिस इज़ टुवर्ड्स द साउथ। वेस्टर्न घाट में भी काफ़ी सारा पार्ट नीचे साउथ का आ जाता है, बट इसको थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो दीज आर द 4 हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो इंडिया में हमें ये 4 हॉटस्पॉट्स दिखते हैं, द हिमालयाज, द वेस्टर्न घाट्स, द इंडो बर्मा रीजन एंड द सुंडालैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, सो इज दिस मच क्लियर? यस मैम। जाते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस हॉटस्पॉट इन अ बिट मोर डिटेल, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ हॉटस्पॉट इज़ द हिमालयाज, ठीक है। सो वी नो कि हिमालयाज जो है दिस इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है। सो दिस द हिमालयाज वाला जो हॉटस्पॉट है इट कवर्स अराउंड 7,50,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया एंड दिस रीजन, अब ये जो हिमालयाज है ये मेनली क्या क्या अपने में कंसीडर करता है, ठीक है। सो दिस द हिमालयाज रीजन कंप्राइजेज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन आ जाता है, भूटान, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो हिमालयाज़ है इसमें सिर्फ इंडिया नहीं आता, हिमालयाज़ अपने में पूरा हॉटस्पॉट है, बट इस हिमालयन हॉटस्पॉट में सिर्फ इंडिया नहीं है, इसके साथ साथ की आजू बाजू की सारी काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज़ भी है, जैसे कि भूटान है, नेपाल है, ये सब पहले इंडिया के ही पार्ट थे बट अभी सेपरेटेड है। सो दीज आर डिफरेंट कंट्रीज़ विच आर इन बाउंड्री विथ इंडिया, बट ये सभी हिमालयन रीजन्स में आते हैं, क्योंकि इंडिया का भी कुछ पार्ट हिमालयन रीजन्स में आता है तो इंडिया को द हिमालयन हॉटस्पॉट में भी इंक्लूड करते हैं। सो इन दिस रीजन नियरली देर आर 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब आपको याद हो तो मैंने IUCN कैटेगरीज ऑफ थ्रेट करवाया था बहुत पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो उसमें मैंने अलग अलग थ्रेट कैटेगरीज करवाई थी, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल, तो वो सारे टर्म यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ प्रेजेंट है, मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो थ्रेट में है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स। सो जैसे कि वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो, वन हॉर्न राइनो, एंड देर आर 10,000 प्लांट स्पीशीज़ जिसमें से 3,160 आर एंडेमिक, यानी कि 10,000 प्लांट स्पीशीज़ तो है ही, बट उसमें 3,000 के ऊपर जो प्लांट स्पीशीज़ है वो एंडेमिक है, यानी कि उसी जगह में हमें देखने मिलती है। सो ये जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम्स दिखते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम देख सकते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड देखने मिलता है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होते हैं, एल्पाइन मेडोज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आई थिंक SY में, या फिर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट SY या FY में कुछ तो टॉपिक था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इकोसिस्टम, किसी भी जगह में इकोसिस्टम जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कोई जगह ऐसी है जहाँ पे 2 इकोसिस्टम है और कोई जगह ऐसी है जहाँ पे 4 इकोसिस्टम है, तो वो जगह जहाँ पे 4 इकोसिस्टम है उसकी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो जो 4 जगह है वहाँ पे स्पीशीज़ कंपोजिशन अलग अलग है, हर एक इकोसिस्टम में प्लांट कंपोजिशन अलग अलग है, तो वो सारे ही जब इकोसिस्टम साथ में होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अब क्योंकि हिमालयन रेंजेस में हम ये अलग अलग इकोसिस्टम्स देख सकते हैं, ग्रासलैंड, फिर ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट, ये सब प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से हिमालयन रीजन्स जो है यहाँ पे
बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे वेस्क्यूलर प्लांट्स जो है वो देखे गए हैं इवन एट हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। तो 6000 मीटर्स के हायर हाइट पे भी वेस्क्यूलर प्लांट्स को वहाँ पे देख सकते हैं। सो द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन द हॉटस्पॉट इज़ द ऑर्किडेसी विथ 750 स्पीशीज़। तो हम जो फ्लावर्स के लिए जो बुके में ऑर्किड्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, जो एपीफाइट्स होते हैं, तो हिमालयन रीजन्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्किडेसी फैमिली के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर अराउंड 750 स्पीशीज़। सो ऑर्किड की बहुत ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज़ द हिमालयन रीजन जो मैं आप लोग को बात कर रही थी, राइट। सो इंडिया का जो टॉप मोस्ट रीजन है, ये वाला जो पार्ट है, ऊपर का नॉर्थ वाला जो पार्ट है, वहाँ पे हिमालयाज़ आता है। तो ये जो हिमालयन रीजन है, यहाँ पे जहाँ पे इंडिया एंड हो जाता है, वहीं से नेपाल स्टार्ट होता है, उसी के बाजू में भूटान होता है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ कनेक्टेड बेल्ट, ठीक है, जहाँ पे पूरा हिमालयन पैच है ये। तो इंडिया के साथ साथ नेपाल और भूटान भी इसी हिमालयन पैच में इंक्लूड होता है। सो हिमालयन एरियाज़ इंडिया का जो है उसमें काफ़ी सारा हिमालयन वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे सिक्किम वगैरह होता है, राइट। सो इंडिया का कुछ पार्ट हिमालयाज़ में है, इसीलिए इंडिया को एक हॉटस्पॉट हिमालयन रीजन में डाला गया है, राइट। सो लेट अस टेक अ लुक इनटू सम ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ हिमालयन रीजन्स। सो वन सच स्पीशीज़ इज़ फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है। अब ये फ्लाइंग स्क्विरल जो है ये बेसिकली इज़ नॉट समथिंग दैट फ्लाइज, बट ये ऐसा स्क्विरल है जो एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप करने के लिए उसके विंग्स का यूज़ करता है, ठीक है। सो दिस इज़ हिमालयन फ्लाइंग स्क्विरल। देन नेक्स्ट इज़ रेड पांडा। सो रेड पांडा इज़ ऑल्सो स्पीशीज़ ऑफ द हिमालयाज़, और ये दोनों ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और बिकॉज ऑफ टिम्बर दैट इज़ बीइंग कट। ये जो हिमालयन रीजन्स है वहाँ पे काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऐसी है जो टिम्बर देती है, मतलब वुड देती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वुड मिलता है। तो ये फॉरेस्ट में से जो वुड है वो रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन सब ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाता है, राइट। सो दीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। देन स्नो लेपर्ड we know it is a carnivore which is present in the snowy regions. देन इसी तरह से प्लांट स्पीशीज़ भी होते हैं, जैसे कि एकोनिटम हेट्रोफाइलम जो है, दिस इज़ अ मेडिसिनल प्लांट विच इज़ ओनली अवेलेबल इन सच एरियाज़, एंड इसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। वैसे ही एंजेलिका ग्लौका इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट इज़ ओनली सीन इन द हिमालयन रीजन्स। ये दोनों ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है क्योंकि ऑलरेडी इनका बहुत सारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिनल पर्पसेस। तो अगर इन प्लांट्स को हमें कंटिन्यूसली यूज़ करते रहना है तो इनका वहाँ पे प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। अगर ये प्लांट एंडेंजर्ड होकर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फिर ये प्लांट्स जो है हमें फिर किसी काम के रहेंगे नहीं, राइट। सो दीज आर जस्ट सम ऑफ द स्पीशीज़ प्रेजेंट इन द हिमालयाज़। इसके अलावा और भी बहुत से स्पीशीज़ होते हैं, राइट। सो देन we move towards the next type of hotspot, that is the Western Ghats. So is the first hotspot clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We move towards the next type of hotspot, that is the Western Ghats. So Ghat literally means river landing stairs or mountain pass. मतलब कि घाट यूजुअली हम ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे रिवर जाके लैंड होती है, ठीक है, जहाँ पे रिवर जो है कहीं पे जाके मिलती है तो उसको हम घाट बोलते हैं, ठीक है। सो
ये जो वेस्टर्न घाट्स है इसको लोकली सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जानते हैं, बाय द नेम ऑफ सह्याद्री माउंटेन। एंड ग्राफ में देखें तो वेस्टर्न घाट जो है आप देख सकते हो कि गुजरात का जो रीजन है, ठीक है, गुजरात का साउदर्न रीजन मतलब गुजरात का नीचे का हिस्सा, वहाँ से लेकर गोवा, कर्नाटका, केरला, ठीक है, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, तो फ्रॉम साउथ ऑफ गुजरात टू द साउदर्न कंट्रीज़, जो भी इंडिया की वेस्ट के पास जो भी रीजन है वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट होता है। तो सो दिस इज़ वेस्ट विच इज़ नियर द अरेबियन सी एंड दिस इज़ ईस्ट विच इज़ नियर द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो गुजरात के साउदर्न रीजन से लेकर केरला के एंड तक ये रीजन जाता है। सो इसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। इसको घाट इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ ये जो रीजन है ये अरेबियन सी को टच करता है, मतलब कि वाटर बॉडी को टच करता है। तो ये लिटरली ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर लैंड के साथ जॉइंड है, ठीक है, वाटर और लैंड का हमको एक बेल्ट मिलता है, इसलिए इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। सो these are present along the western edge of peninsular India and covers most of the deciduous forest and rain forest of the country, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न घाट है ये सिर्फ और सिर्फ हमको इंडिया में ही दिखता है, ठीक है। ये जो वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट है इसमें कोई और कंट्री एडेड नहीं है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के स्टेट्स ही दिखते हैं। एंड वेस्टर्न एज में आता है ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया मतलब कि इंडिया को पेनिनसुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो 3 साइड पे वाटर बॉडी से सराउंडेड है। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ इंडियन ओशन है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, पर दूसरी साइड पे वाटर बॉडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब 3 साइड में वाटर है एंड एक साइड में वाटर नहीं है, तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया जो है दिस इज़ पेनिनसुलर इंडिया, जिसके वेस्टर्न घाट में हमको वेस्टर्न एज में हमको वेस्टर्न घाट देखने मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट है, डेसिडियस फॉरेस्ट ऑल्सो एंड रेन फॉरेस्ट ऑल्सो। डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे ट्रीज़ अपने पत्तों को कुछ सीज़न में छोड़ देते हैं, एंड रेन फॉरेस्ट यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। सो दैट इज़ वेस्टर्न घाट। तो ओरिजिनली यहाँ पे जो वेजिटेशन था, द वेजिटेशन इन दिस रीजन वॉज स्प्रेड ओवर 1,90,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो पहले इतना ज़्यादा एरिया था वेस्टर्न घाट का जहाँ पे इतना ज़्यादा वेजिटेशन था, बट दिस एरिया हैज़ नाउ reduced to 43,000 किलोमीटर स्क्वायर। सो बाय द नंबर वी कैन अंडरस्टैंड कि जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वो कितना ज़्यादा श्रिंक हो गया है, एंड अलग अलग रीजंस की वजह से, जो भी आर्टिफिशियल ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो चुका है, मतलब वो एरिया काफ़ी श्रिंक हो चुका है। सो द रीजन इज़ ऑल्सो नोन फॉर द ग्लोबली थ्रेटन्ड फ्लोरा एंड फौना। अब वेस्टर्न घाट्स जो है वो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स देख सकते हैं जो भी थ्रेटन्ड है, मतलब सब पे रिस्क है एक्सटिंक्शन का। सो इट इज़ होम टू एटलीस्ट 325 ग्लोबली थ्रेटन्ड फ्लोरा, फौना, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश स्पीशीज़। तो सभी टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पे देख सकते हैं जो थ्रेटन्ड है। सो ऑफ द टोटल 325 ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीशीज़, यहाँ पे जितने भी 325 थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है उसमें से 129 आर क्लासीफाइड एज वल्नरेबल, कुछ को वल्नरेबल कैटेगरी में डाला है, 145 को एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है और 51 को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है। तो मतलब जितनी भी स्पीशीज़ है उसमें से ज़्यादातर सारी एंडेंजर्ड है क्योंकि सभी पे कहीं ना कहीं रिस्क लगा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न ये सारी स्पीशीज़ कहीं ना कहीं रिस्क पे है। तो रिस्क के बेसिस पे कि किस पे कितना रिस्क है उसके बेसिस पे इन सभी स्पीशीज़ को अलग अलग IUCN कैटेगरीज ऑफ थ्रेट में डाला हुआ है।
So this region basically encompasses 25% of India's biodiversity. अब ये एक हॉटस्पॉट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट है और इंडिया का 25% ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में से आता है. सो एज आई टोल्ड दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ गुजरात. गुजरात के कुछ थोड़े से पार्ट में से, साउथ गुजरात में से, एंड दिस एक्सटेंड्स अप टू द, मतलब नॉर्थ में गुजरात प्रेजेंट है तो गुजरात के साउथ में से और सारे ही साउदर्न रीजन तक ये एक्सटेंड करता है. बट एज आई सेड दिस रीजन इज श्रिंकिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू डिमांड ऑफ टिम्बर एंड एग्रीकल्चरल लैंड. तो यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में वुड प्रेजेंट होता है तो टिम्बर की कटिंग होती रहती है एंड जो ट्रीज़ है वो पूरे पूरे रिमूव हो जाते हैं. दिस लीड्स टू लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मैनी स्पीशीज़ एंड क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है तो टू मीट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाया जाता है. फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं जिसकी वजह से जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाता है. तो ड्यू टू ऑल दिस रीजन्स वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो रेड्यूस होता जा रहा है. सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि वेस्टर्न घाट जो है इट इज़ ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस फॉर पीपल लिविंग इन पेनिनसुलर इंडिया. मतलब कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं अलग अलग स्टेट में, तो इंडिया के लोगों के लिए वेस्टर्न घाट बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट पीपल रिसीव देयर वाटर सप्लाई फ्रॉम रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है. सो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है क्योंकि यहाँ पे ओशन के कांटेक्ट में है तो विंड का कुछ मूवमेंट ऐसा होता है कि ये जो वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न रीजन है वहाँ से विंड इस तरफ मूव करता है टुवर्ड्स द प्लेन्स, तो उसकी वजह से ही हमको बारिश मिलती है. और यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे रिवर्स प्रेजेंट है जैसे कावेरी है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्रा है. ये सारे ही रिवर्स जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. यहाँ से ओरिजिनेट होकर ये रिवर्स इस तरफ बहते हैं तो इन्हीं रिवर्स में से डैम वगैरह बनाया जाता है और इन्हीं रिवर्स में से पूरे इंडिया को पानी दिया जाता है. ठीक है. एंड यही जो वेस्टर्न घाट का रीजन है दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैचमेंट एंड वाटरशेड एरिया. कैचमेंट का मतलब होता है या वाटरशेड एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे पानी आके रुकता है और फिर ओशन के साथ मिल जाता है, ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो वेस्टर्न घाट में जो रिवर्स है उसमें से कुछ रिवर वाटरशेड एरिया भी है, मतलब कि रिवर्स जो है यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आके और यहाँ पे जो छोटे छोटे रिवर्स है उसके साथ मिल के और ओशन में सिंक हो जाते हैं तो उसको वाटरशेड रीजन भी बोलते हैं. सो वेस्टर्न घाट वैसे बेसिकली इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई फॉर द होल ऑफ इंडिया. ठीक है. बट हमारा इंडिया का कुछ मैप यानी कि मेकअप ऐसा है कि वाटर जो है वो यहाँ से इस तरफ फ्लो होता है. ठीक है. मतलब जोग्राफ़ी ऐसी है कि वाटर जो है वो वेस्टर्न घाट वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करता है. तो जो भी वाटर है बारिश, ये जो वाटर और ओशन के इंटरेक्शन की वजह से, प्लांट और ओशन सब प्रेजेंट है उसके इंटरेक्शन की वजह से जो भी वेपर्स बनते हैं और एयर जो भी प्रेजेंट होता है तो एयर जो है इस तरफ फ्लो करता है तो वही वेपर वाला एयर हम तक पहुंचता है और वो बारिश गिराता है. ठीक है. और जो बारिश गिरती है वो ड्रेनेज इस तरफ हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल को भी वाटरशेड एरिया बोलते हैं जहाँ पे सारा पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ सिंक होता है. तो हमारा इंडिया का जोग्राफ़ी ऐसा है कि यहाँ से बारिश, ये जो जगह है, ये जो बेल्ट है, ये बारिश लेकर आता है पूरे इंडिया में और बारिश का जो पानी है वो यूजुअली इस तरफ सिंक हो जाता है. राइट. सो देयरफॉर वेस्टर्न घाट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट. क्योंकि वेस्टर्न घाट्स नहीं होंगे तो इसीलिए हमारा सारा जो मॉनसून पैटर्न है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो वो हम देख भी रहे हैं कि हमारा मॉनसून पैटर्न अब काफ़ी सारा चेंज हो गया है. जो सीज़न में आना चाहिए वो सीज़न में आता नहीं है. राइट. सो दैट इज़ वाई
to conserve Western Ghat is very important because this is also a source of water supply. अगर Western Ghats नहीं रहेंगे तो वो वाटर सप्लाई का सोर्स भी नहीं रहेगा एंड वाटर शेड एरिया भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फिर फ्लड्स के कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाते हैं. राइट, सो लेट अस टेक अ लुक इनटू सम ऑफ द स्पीशीज़ इन वेस्टर्न घाट. दिस इज़ लायन टेल्ड मैकेक्यू. ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है क्योंकि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है और उसकी वजह से ये सारे जो स्पीशीज़ है ये अलग अलग हो जाते हैं, फिर इनको रिप्रोडक्शन करने का चांस नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाता है. ऑल्सो इनके फर्स जो हैं इसका पोचिंग होता था, सो देयरफॉर इनका जो कैटेगरी है दैट इज़ एंडेंजर्ड. देन नीलगिरी थार. नीलगिरी थार जो है दिस इज़ द ओनली स्पीशीज़ ऑफ गोट लाइक कैटल विच इज़ रिमेनिंग इन द हिमालयन रीजन्स. ये भी एंडेंजर्ड है, इनफैक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. इसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. देन नीलगिरी गौर. दिस इज़ अ काइंड ऑफ बोवाइन जिसको बोलते हैं, बफेलो की कैटेगरी में आता है. राइट, सो इसकी भी ये भी एंडेंजर्ड है, इसकी भी पॉपुलेशन कम हो गई है. देन सम प्लांट स्पीशीज़ ऑफ इम्पोर्टेंस आर सिलेस्ट्रस पेनिक्यूलेटस जो टोटली उसी वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है, कहीं नहीं देख सकते. एंड स्माइलेक्स ज़िलेनिकम, दिस इज़ ऑल्सो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स. सो ऐसी कई सारी स्पीशीज़, बहुत सारी टाइप की स्पीशीज़ वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट है. और एंडेमिक स्पीशीज़ को बचाना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके साथ और भी दूसरी सब स्पीशीज़ जुड़ी हुई होती है. तो अगर वो जो स्पीशीज़ है जो इन पे डिपेंडेंट है, अगर ये एंडेमिक स्पीशीज़ रिमूव हो जाएगा तो इन पे जो डिपेंडेंट स्पीशीज़ है वो भी साथ साथ एक्सटिंक्ट होते जाएंगे. इसलिए भी इन एंडेमिक स्पीशीज़ को बचा के रखना इम्पॉर्टेंट होता है. सो दिस इज़ अबाउट वेस्टर्न घाट. सो इज़ दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then moving towards the third type of hotspot, that is the Indo-Burma regions. ठीक है, so Indo-Burma region is stretched over a distance of 2 million किलोमीटर स्क्वायर. मतलब ये काफ़ी बड़ा रीजन है जो 2 मिलियन से भी ज़्यादा किलोमीटर स्क्वायर पे एक्सटेंडेड है. नाउ दिस हॉटस्पॉट इज़ ऑल्सो नोन फॉर वेरियस टाइप ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ जो हम बाद में देखते हैं. So let us take a look into what are the parts that are included in Indo-Burma region. तो Indo-Burma region में पूरा ही नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो भी है वो सब इंक्लूड होती है एक्सेप्ट फॉर असम एंड अंडमान. एंड इसके अलावा इसमें इंडिया के अलावा की भी कंट्रीज़ है जैसे कि म्यांमार जिसको बर्मा बोलते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और साउदर्न चाइना भी इंडो बर्मा रीजन्स में इंक्लूडेड है. अब क्योंकि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो इस रीजन में आता है, इसलिए इंडिया को भी हॉटस्पॉट में इंक्लूड, इस वाले हॉटस्पॉट में इंक्लूड किया गया है. तो अगर मैप में देखें तो ये जो था ये हिमालयन रीजन था. ठीक है, ऊपर वाले मैप में आप लोग देख सकते हो कि ये जो था ये हिमालयन हॉटस्पॉट था जो इंडिया में से पास होते हुए नेपाल में जाता था, भूटान में जाता था. राइट, अब यही हिमालयन रीजन जो है, थोड़ा हम नीचे आ जाएंगे तो हिमालयन रीजन के नीचे हमको ये सब एरिया दिखता है जिसमें होता है म्यांमार, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम. और इंडिया का ये वाला एरिया, ठीक है, इंडिया का कुछ ये वाला एरिया जहाँ पे पास में बांग्लादेश भी आता है. ठीक है, बट इंडिया का ये वाला जो एरिया है दैट इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ स्टेट्स इंडिया की यहाँ पे इंक्लूड होती है. इसलिए इंडिया को इंडो बर्मा रीजन हॉटस्पॉट में इंक्लूड किया गया है. अदरवाइज़ काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सब इंडिया के बाहर के हैं, विच आर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब भी इंडो बर्मा रीजन में आते हैं. सो
दिस एनकम्पैसेस मोर देन 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ऑफ ट्रॉपिकल एशिया। अब ये ट्रॉपिकल एशिया में इंक्लूड होता है। ट्रॉपिकल एशिया यानी कि ऐसा एशिया जो विच इज़ नियर टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास है। एंड ट्रॉपिक्स यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत लश ग्रीन फॉरेस्ट है, जहाँ पे रेनी सीज़न भी बहुत ज़्यादा है, तो ट्रॉपिकल एशिया में ये इंक्लूड होता है। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं। सो दिस हॉटस्पॉट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़। यहाँ पे बहुत सारी टर्टल स्पीशीज़ देख सकते हैं जो सिर्फ इसी जगह के लिए यहाँ की वाटर बॉडीज़ में एंडेमिक है। मोस्ट ऑफ विच आर थ्रेटन्ड विथ एक्सटिंक्शन, और सारी ही टर्टल स्पीशीज़ फ़िलहाल थ्रेटन्ड है और काफ़ी सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है ड्यू टू ओवर हार्वेस्टिंग एंड एक्सटेंसिव हैबिटेट लॉस। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग रीजन्स की वजह से इनका हैबिटेट लॉस हो चुका है। सो देर आर 1300 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज़, बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़ है, इंक्लूडिंग द थ्रेटेड वाइट ईयर्ड नाइट हेरन, ग्रे क्राउन क्रोशियास एंड ऑरेंज नेक्ड पार्ट्रिज। ठीक है, इसमें से एक आध हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट द पॉइंट टू नो इज़ दैट इंडो बर्मा का जो रीजन है इसको अभी भी पूरा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं और इसीलिए अभी भी काम चल रहा है। तो इंडो बर्मा इज़ स्टिल रिवीलिंग इट्स बायोलॉजिकल ट्रेजर्स। तो अभी भी उसमें ऐसी स्पीशीज़ है जो अभी भी आइडेंटिफाई हुई ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 12 ईयर्स में ही ये 6 मैमल स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। लार्ज एंटलर्ड मुंजैक, ये मैंने रखे हैं कुछ स्पीशीज़ नेक्स्ट स्लाइड में। द एनामाइट मुंजैक, द ग्रे शैंक डाउक, द एनामाइट स्ट्राइप्ड रैबिट, द लीफ डियर एंड द साओला। अब ये सारी ही स्पीशीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडो बर्मा रीजन्स में ही प्रेजेंट है और ये लास्ट 12 ईयर्स में ही देखी गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है बट अभी भी रिवील नहीं हुई है, तो वो आइडेंटिफाई करना बाकी है। सो देयरफॉर इंडो बर्मा इज स्टिल रिवीलिंग इट्स बायोलॉजिकल ट्रेजर्स। सो एज आई सेड इट बिगिन्स इन ईस्टर्न बांग्लादेश, यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड्स अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर टू एनकम्पैस नियरली ऑल ऑफ म्यांमार, पूरा म्यांमार आ जाता है। ठीक है, चाइना का कुछ प्रोविंस आ जाता है, यहाँ पे चाइना है तो चाइना के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। देन लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। सो अगेन जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी रीजन हॉटस्पॉट है, तो हॉटस्पॉट की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वहाँ पे वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है। अब क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स हैं तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे भी वी कैन सी मिक्स्ड वेट एवरग्रीन इकोसिस्टम, ड्राई एवरग्रीन, डेसिडियस फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट, पैचेस ऑफ श्रबलैंड्स एंड वुडलैंड्स। इतने सारी टाइप की जब इकोसिस्टम एक जगह पे प्रेजेंट हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो कुछ स्पीशीज़ देख लेते हैं इंडो बर्मा रीजन्स के। दिस इज़ सुलावेसी बियर, इसको बियर बोलते हैं बट दिस इज़ नॉट बियर, दिस इज़ बेसिकली एन आर्बोरियल एनिमल है। ठीक है, बट ये बियर जैसा दिखता है इसलिए इसको बियर बोलते हैं। देन एनामाइट मुंजैक, जो मैंने बताया था कि रिसेंटली लास्ट 12 ईयर्स में ही आइडेंटिफाई हुआ है। एनामाइट जो वर्ड है दिस इज़ बेसिकली वहाँ पे बर्मा रीजन में एनामाइट माउंटेन्स है तो उसके नाम पे ये नाम पड़ा है, द एनामाइट मुंजैक। तो वहाँ की काफ़ी सारी स्पीशीज़ को इनिशियल एनामाइट दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ एनामाइट मुंजैक। देन द ग्रे शैंक डाउक, ये भी लास्ट 12 ईयर्स में ही आइडेंटिफाई हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि इस टाइप का लंगूर हमने कभी कहीं पे देखा है, राइट। हम जो मंकीज़ देखते हैं दैट आर डिफरेंट, सो इस टाइप की स्पीशीज़ सिर्फ वहाँ पे देखी गई है। देन द एनामाइट स्ट्राइप्ड रैबिट, सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ रैबिट विच हैज़ स्ट्रिपिंग लाइक, इनके जो स्ट्राइप्स है ये टाइगर जैसे है। ठीक है, सो ये भी एनामाइट माउंटेन्स वाला जो रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट है तो इसलिए इसको एनामाइट नाम दिया है। एंड दिस इज़ स्ट्राइप्ड रैबिट, राइट। सो आई डोंट थिंक ऐसा रैबिट हमने कहीं पे देखा है, राइट। देन वाइट ईयर्ड नाइट हेरॉन, तो दिस इज़ द बर्ड जो आगे मेंशन किया था। सो
ऑल ऑफ दिस आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द इंडो बर्मा रीजन। तो क्योंकि ये सिर्फ वहीं पे देखे गए हैं तो ये वहाँ के एंडेमिक है, और ये अभी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो बायोलॉजिकल ट्रेजर्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो स्टिल रिवील होने बाकी है, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया है। जैसे हमने देखा कि ये मोर देन 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर कवर करता है, तो इतना पूरा एरिया कोई अभी तक पूरी तरह देख के ट्रैवल भी नहीं कर पाया है। सो देयरफॉर काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऐसी है जो आइडेंटिफाई हुई ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड ऑर्किड्स और टिम्बर स्पीशीज़ प्रेजेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ इस हॉटस्पॉट में देखी जाती है। सो दैट इज़ अबाउट इंडो बर्मा रीजन। इज़ दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. To the last hotspot, that is the Sunda land. Now ये जो नाम है, ये बेसिकली वहाँ पे जो आइलैंड्स है, बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स है। आइलैंड्स मतलब कि ऐसी जगह जो पूरी तरह चारों तरफ से वाटर से घिरी हुई होती है, मतलब चारों तरफ वाटर होता है और बीच में थोड़ा सा लैंड होता है, तो उसको आइलैंड बोलते हैं। सो वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उनको सुंडा आइलैंड्स बोलते हैं, तो उसी पे से ये नाम आया जिसको सुंडा लैंड बोलते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ बायोजोग्राफिकल रीजन। So it is basically a biogeographical region of southeastern Asia, corresponding to a larger landmass that was exposed throughout the last 2.6 million years during periods when sea levels were very low. कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी जगह है जो एक टाइम पे सी लेवल बहुत नीचे था, मतलब सी का जो लेवल था वो बहुत नीचे था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा लैंड मास देख सकते थे। तो ये वो सारा एरिया है। अभी प्रेजेंटली इसमें से काफ़ी सारा एरिया जो है वो गायब हो चुका है, बिकॉज द सी लेवल हैज़ राइज्ड, सी लेवल बढ़ गया है, तो हमें वो लैंड एरिया पूरा दिखता नहीं है। तो सुंडा लैंड जो है दैट इज़ कम्प्लीटली बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, जिसमें दूसरी कंट्रीज़ के भी आइलैंड आते हैं, बट इंडिया में निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इसमें आता है। एंड ये एक टाइम पे सी लेवल बहुत नीचे था, तो ये पूरा लैंड मास था, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ने लगा तो वो सब हमें नहीं दिखता एंड हम सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड्स देख सकते हैं बिकॉज सी लेवल हैज़ राइज्ड। तो दैट इज़ सुंडा आइलैंड्स। सो एज यू कैन सी, ये मैंने जो डायग्राम है ये मैंने इसलिए रखा है कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ हमने पहले देखा था, इसमें हमने ये जो नीचे रीजन देखा था दैट इज़ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब इसी रीजन को और यहाँ पे मैग्नीफाई किया है। सो एज यू कैन सी, ये जो ब्लू रीजन है दैट इज़ ऑल सी एंड लैंड एरिया 18,000 ईयर्स अगो। तो जैसे आप देख सकते हो कि जो येलो ऑरेंज वाला जो रीजन है दैट इज़ ऑल लैंड मास। ये लैंड मास तब था 18,000 साल पहले की बात है। सो दैट इज़ 18,000 ईयर्स पहले यहाँ पे सी लेवल बहुत नीचे था, तो ये पूरा लैंड हमको दिखता था, दैट इज़ द ऑरेंज पार्ट। देन प्रेजेंट डे लैंड एरिया जो है वो बस इतना ही है, ये जो लाइट ग्रीन हमको दिख रहा है प्रेजेंट डे, ये जो लाइट ग्रीन जो एरिया है दैट इज़ प्रेजेंट लैंड एरिया। प्रेजेंट जो आइलैंड्स है दैट इज़ दिस एरिया एंड प्रेजेंट डे हाईलैंड, मतलब अभी जो कुछ लैंड बचा है जो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो वो ये डार्क ग्रीन वाला पार्ट है, क्योंकि लाइट ग्रीन वाला पार्ट भी जो है जब अलग अलग सीजन्स, मानसून सीज़न आता है तो लाइट ग्रीन वाला पार्ट भी पानी में चला जाता है, पर ये जो डार्क ग्रीन पार्ट है ये काफ़ी हाई है तो इसमें पानी नहीं जाता। सो एट प्रेजेंट हाई लैंड एरिया सिर्फ ये डार्क ग्रीन जो एरिया है इतना ही है, और इसलिए ये सारे आइलैंड्स हैं कम्प्लीटली, ठीक है। सो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो सी लेवल बढ़ने की वजह से बने हैं। सो दिस इज़ अबाउट सुंडा आइलैंड्स। सो दिस हॉटस्पॉट लाइज इन साउथ ईस्ट एशिया, एशिया के साउथ ईस्ट में है एंड कवर्स
सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रूनी जो बोर्नियो में आता है, बोर्नियो जो है वो इंडोनेशिया में ही है, एंड मलेशिया। ठीक है, तो ये सारा ही पार्ट ये सुंडालैंड आइलैंड्स में आता है, जिसमें इंडिया का सिर्फ निकोबार आइलैंड इंक्लूड होता है। सो इन द ईयर 2013 दिस लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो 2013 में इसको वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी है एंड इनको अगर बचा के रखना है तो इसमें बाहर से लोग जितने कम आएंगे तो ये उतना बचा रहेगा, इसलिए इसको वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व की तरह डिक्लेयर किया गया था। सो दिस रीजन इज़ फेमस फॉर इट्स रिच टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन इकोसिस्टम। अब ऑब्वियस है आइलैंड है तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल के अलावा काफ़ी सारा मराइन इकोसिस्टम भी बहुत एक्सटेंसिवली प्रेजेंट होगा, क्योंकि बीच बीच में वाटर बॉडीज़ है और कहीं कहीं पे लैंड प्रेजेंट है। So this is one of the biologically richest hotspots in the world, which comprises 25,000 species of vascular plants. बहुत सारे 25,000 vascular plants हैं, of which 15,000 are found only in this region. So 25,000 plants में से 15,000 तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंडेमिक है, मतलब हम कहीं और देख नहीं सकते। सो इंडिया में जैसे मैंने कहा सुंडालैंड में सिर्फ निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वो इंक्लूड होता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल ऑफ द जावा, सुमाट्रा एंड बोर्नियो जो इंडोनेशिया और मलेशिया में इंक्लूडेड होता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स बताए हैं। ठीक है, दिस इज़ सुमाट्रा, दिस इज़ जावा, दिस इज़ बोर्नियो, ये सब मलेशिया और इंडोनेशिया का पार्ट है। So there is very diverse marine diversity present in this region and again ये जो islands हैं, ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ग्रोथ इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री की वजह से ये आइलैंड्स जो है ये रिस्क पे है, एंड इंटरनेशनल एनिमल ट्रेड फॉर फूड एंड मेडिसिन इन अदर कंट्रीज़। मतलब कि इसमें रिस्क ये भी है कि यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स और मेडिसिन्स ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिलते, और इसलिए उन एनिमल्स और मेडिसिन्स के ट्रेड के लिए उन प्लांट और एनिमल्स को पोच किया जाता है, ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसकी वजह से भी ये जो एरियाज़ है ये रिस्क पे है, और साथ साथ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन भी होता है तो उसकी वजह से भी ये रिस्क पे है। अब यहाँ पे क्या क्या स्पीशीज़ देख सकते हैं, दीज आर नारकोंडम हॉर्नबिल and अंडमान श्रू एंड निकोबार पिजन। ठीक है, अब ये जो निकोबार पिजन है ये काफ़ी कलरफुल होता है, तो इसके जो फेदर्स है इसको कलरफुल रोप्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ मिलती है, जिसमें से एक है मैंजीफेरा एंडेमानिका, मतलब कि ये जो मैंगो है, मैंगो स्पीशीज़ है बट वहीं की एंडेमिक है। तो ये जो मैंगोज़ होते हैं ये छोटे और राउंड होते हैं। हम जैसे मैंगोज़ देखते हैं कि एक तरफ से पॉइंटेड होता है, एक तरफ से राउंड होता है, ऐसा नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली राउंड। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ दैट एरिया। सो दिस इज़ अबाउट सुंडालैंड। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so then moving towards the last slide, that is importance of hotspots. Hotspots जो है ये बचा के रखना क्यों ज़रूरी है? Because this helps in preservation. They provide an ecoregion for the preservation and conservation of many endemic species. तो जैसे हमने देखा कि हॉटस्पॉट्स में बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है, तो उनको अगर बचा के रखना है तो उनको बचा के रखने के लिए और हम उसको अच्छे से देख पाए, ठीक है, उस पर उसके थ्रेट पे हमारा ध्यान रहे, उसके लिए ये सारे ही एंडेमिक स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखने के लिए हॉटस्पॉट्स की ज़रूरत है। इसलिए कोई भी जगह को हॉटस्पॉट
इसलिए डिक्लेयर करना चाहिए क्योंकि वहाँ की जो स्पीशीज़ है वो एंडेमिक है, तो उनको हम बचा के रख सकें. देन सेकेंड पॉइंट इज़ डेवलपमेंट. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक फूड चेन बनता है, ठीक है. तो अगर इन हॉटस्पॉट्स में से, इकोसिस्टम में से कोई भी एक स्पीशीज़ जो मेन है वो रिमूव हो गया तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो हिल जाएगा. तो एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए भी, एक हेल्दी इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी इन हॉटस्पॉट को बचा के रखना ज़रूरी है. देन थर्ड पॉइंट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. दीज हॉटस्पॉट्स हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो फॉरेस्ट में से बेसिकली हॉटस्पॉट्स जो है ये फॉरेस्ट ही है, ठीक है. तो ये फॉरेस्ट में हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं. वुड मिलता है, फ्यूल मिलता है, जो भी अलग अलग टाइप के मेडिसिन्स मिलते हैं. तो वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको बचा के रखने के लिए भी ये ज़रूरी है. देन दिस कंट्रोल्स द पॉल्यूशन, क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया कि भले ही ये 2.5% एरिया है पर ये 35% बायोडाइवर्सिटी कंप्राइज करता है. इसका मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतने ज़्यादा ट्रीज़ हैं कि ये पॉल्यूशन को जो है बैलेंस कर सकते हैं, इसलिए भी इनका होना ज़रूरी है. देन हैबिटेट. दीज आर इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर मैनी स्पीशीज़. तो जैसे इकोसिस्टम में एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, तो इनका हैबिटेट इनके पास होना ज़रूरी है. अगर ये हैबिटेट नहीं होगा तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो भी स्पीशीज़ है ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. देन फॉर फूड. दीज आर ऑल्सो फूड सोर्सेज फॉर मैनी स्पीशीज़. एक हॉटस्पॉट पे हम भले ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ना हो, पर एक हॉटस्पॉट पे बहुत सारी स्पीशीज़ डिपेंडेंट होती है जो शायद हमको पता भी नहीं है. तो एक स्पीशीज़ के लिए वो जो हॉटस्पॉट है वो उसका फूड सोर्स हो सकता है, तो वो फूड सोर्स को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है. देन देर आर मैनी मेडिसिनल रिसोर्सेज. जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी जगह में पाए जाते हैं, तो ऐसे मेडिसिनल रिसोर्सेज को बचा के रखने के लिए हॉटस्पॉट ज़रूरी है. एंड एंडेमिक स्पीशीज़ मतलब कि वो ऐसी स्पीशीज़ जो उसी जगह में देखी जाती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज़ हो सकता है कि इन एंडेमिक स्पीशीज़ पे और भी स्पीशीज़ है जो डिपेंडेंट है, तो अगर ये एंडेमिक स्पीशीज़ रिमूव हो जाएंगे, तो अगर ये एंडेमिक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गए तो इनमें जो भी दूसरे स्पीशीज़ प्रेजेंट है ये भी सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एंड अल्टीमेटली दिस विल लीड to the complete extinction of all the species there. And therefore to take care of the hotspots of biodiversity is important because of all of these reasons. So with this we come to the end of the lecture. I hope कि सबको clear हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो. क्लियर है सबको? Yes, ma'am.